जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जो आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज 7वां प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक गुजारिश है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। आपको ऊर्जावान बनाने के लिए आज का जो कोट है, मोटिवेशनल कोट है, वो है सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। जो सफल और असफल लोग जो होते हैं ना, वो अपनी क्षमताओं में भिन्न ज्यादा नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए जो इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जो इच्छा चाहिए ना, अपनी क्षमताओं तक पहुंचने वाली जो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, उसमें वे कमजोर होते हैं। और यही बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है सफल और असफल व्यक्तियों में। ठीक है, जो असफल होते हैं वो अपनी इच्छाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, और असफल व्यक्ति जो होते हैं वो इच्छाओं को मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों के नियमों का संकलन है। ठीक है, कर्म कांडों के, वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका यजुर्वेद। ठीक है, जो यजुर्वेद है वो आपका वैदिक कर्म कांडों की जो भी नियम है उसमें आपके दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं यजुर्वेद की बात करता हूं तो ये आपका सबसे पहला जो एक पॉइंट बनता है इसमें, गद्य और पद्य में दोनों में लिखा हुआ ये आपका वेद है। ठीक है, तो कौन सा वेद है? गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन है। इसके पाठ जो करता है, इसके पाठकर्ता को आप क्या कहते हो? इसके पाठकर्ता को आप अधर्व्यू कहते हो। क्या कहते हो? अधर्व्यू। ठीक है, तो अधर्व्यू इसके पाठकर्ता को कहा जाता है। वहीं अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूं तो ऋग्वेद में सबसे पहले आपके 10 मंडल हो जाते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्तों का इसमें संकलन है। 1028 इसमें सूक्त हैं। वहीं तीसरा पॉइंट अगर बात करूं तो 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। 10,462 इसमें क्या है? ऋचाएं हैं। ठीक है, वहीं सबसे पहले अगर प्राचीन वेद की बात करूं तो यह सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, प्राचीन वेद भी इसको कहा जाता है। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं, यानी कि इसको जो पाठकर्ता होते हैं उसको आप होता या होत्र कहते हो। होता या होत्री के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर सामवेद की बात करूं तो सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनको गाया जा सकता है। तो इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात कहते हैं। ठीक है, तो पाठकर्ता को, जो सामवेद का पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? उसको उद्रात कहते हैं। ठीक है, तो उद्रात आपका हो जाएगा सामवेद का पाठ करने वाला। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहते हैं। वहीं ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होता कहते हैं। वहीं अगर अथर्ववेद की बात करूं तो जो अथर्ववेद है वो अंतिम वेद है, सबसे आखिर में लिखा हुआ वेद है। और इसमें जो आपके जादू टोना होते हैं, जादू टोना और जो अंधविश्वास होता है, ठीक है, उससे ये भरा हुआ, अंधविश्वास से भरा हुआ ये कह सकते हो आप वेद है। जो भी आपके समाज में अंधविश्वास आपको देखने को मिलते हैं उनकी उपज कहां पर है? तो आपकी अथर्ववेद में है। ठीक है, तो अथर्ववेद की ठीक है, तो अथर्ववेद में है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 10,462 रचनाओं का संकलन है। प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है और इसके पाठकर्ता को होता कहते हैं। वहीं सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है। पाठकर्ता की बात करें तो उद्रात इसके पाठकर्ता को कहते हैं। गद्य और पद्य में लिखा हुआ दोनों में ये क्या है? आपका वेद है। वहीं आपके पाठकर्ता की बात करता हूं तो आपका अधर्व्यू हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, गद्य और पद्य में लिखा हुआ आपका सामवेद नहीं, आपका यजुर्वेद है। ठीक है, ये सही है, यजुर्वेद है आपका गद्य और पद्य में लिखा हुआ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। और वहीं अथर्ववेद की बात करूं तो जादू टोना और अंधविश्वासों से भरा हुआ ये आपका वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद भारत के बाहर है? ठीक है, भारत के बाहर कौन सा महाजनपद है? ठीक है, आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो मगध की अगर बात करूं तो मगध की जो राजधानी थी वो आपकी
राजगृह थी, ठीक है। और बिहार वाले रीजन में ये मगध हुआ करता था, ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में। वहीं असमक की बात करूं तो असमक की जो राजधानी थी वो आपकी पोटली थी, और ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में था। और एकमात्र मतलब कह सकते हो कि दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में एकमात्र आपका ये महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। कंबोज की बात करूं तो कंबोज आपका इसकी राजधानी राजपुर थी, और ये आपका वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है कंबोज। वहीं सूरसेन की बात करूं तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी मथुरा थी, ठीक है, यानी कि यूपी वाला क्षेत्र। अगर मैं महाजनपदों की बात करता हूं तो महाजनपद जो थे वो आपके छठवीं शताब्दी में आपका इनका जिक्र देखने को मिलता है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जिक्र देखने को मिलता है। तो इनके स्रोत क्या हैं, कहां से इनका जिक्र मिला है? तो इसके दो स्रोत होते हैं। एक होता है आपका जो आपका बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। वहीं आपका जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो भगवती सूत्र, जहां से इन दोनों से छठवीं ईसा पूर्व के इन महाजनपदों का जो आपको वर्णन देखने को मिलता है। वही अगर इस मगध जनपद की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ करता था वो आपका मगध था, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो बंगाल का नवाब इलाहाबाद की संधि के समय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है नज्मुद्दौला। कौन था? नज्मुद्दौला। आपको बता दें कि जो इलाहाबाद की संधि थी वो किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो वो था आपका बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध था वो आपका 1764 में लड़ा गया, 1764 में, ठीक है। और ये किन किन के मध्य हुआ? तो आपको बता दें कि जो अंग्रेज की तरफ से था तो उसका नाम था, अंग्रेज सेनापति जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। जो अंग्रेज सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। और वहीं आपको बता दें कि जो भारतीय सेनाएं थी यानी कि संयुक्त 3 सेनाओं ने इसको लड़ा था, ठीक है। तो संयुक्त सेना थी इधर। तो संयुक्त सेना में कौन कौन था? एक तो आपको बंगाल का नवाब हो जाएगा, बंगाल का नवाब था, ठीक है। बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था आपका मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम था, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका अवध का नवाब, दूसरा हो जाएगा आपका अवध का नवाब। जो अवध का नवाब था उसका नाम क्या था? उसका नाम था शुजा-उद-दौला। क्या नाम था? शुजा-उद-दौला, ठीक है। और तीसरा था आपका मुगल सम्राट। तीसरा कौन था? तो मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को संयुक्त रूप से, ठीक है, हेक्टर मुनरो ने हराया था, ठीक है। तो यह वास्तविक जीत मानी जाती है। अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। ये वास्तविक जो जीत है वो अंग्रेजों की मानी जाती है। और इसी के युद्ध के पश्चात हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। जो इलाहाबाद की संधि होती है, पहली संधि होती है आपकी 12 अगस्त 1765 में। कब होती है? 12 अगस्त 1765 में। और दूसरी जो होती है वो 16 अगस्त 1765 में ये संधियां होती है, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जब यह युद्ध हुआ था तो उस समय जो आपका अंग्रेजी सेनापति था उसका नाम हेक्टर मुनरो था, लेकिन इन दोनों को संधियों को करने वाला उसका नाम आपका रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन संधियों को किया था, ठीक है, ये संधियां की थी उसने। और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध लड़ा था वो आपका हेक्टर मुनरो ने लड़ा था, ठीक है। जो पहली संधि थी आपकी शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, और जो दूसरी संधि थी वो आपकी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होती है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है डी, यानी कि नज्म-उद-दौला इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से चूहा में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो क्रोमोसोम की संख्या बतानी है आपको। तो चूहा में कितने जोड़ी होते हैं, ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं, ठीक है। अगर मैं 23 की बात करूं तो 23 जोड़ी आपके होते हैं मानव में, ठीक है। तो मानव में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 46 कुल संख्या हो जाती है।
वहीं अगर 21 जोड़ी की बात करता हूं तो आपके चूहा में 21 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या कुल 42 हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर 39 जोड़ी की बात करूं तो कुत्ता में, किसमें, कुत्ता में, और इसकी संख्या कितनी हो जाती है तो 78। तो कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। ठीक है, अगर 6 जोड़ी की बात करूं तो जो आपकी घरेलू मक्खी होती है, कौन होती है तो घरेलू मक्खी, उसमें कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो टोटल 12 गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। और वहीं अगर मैं जोड़ी की बात करूं तो 6 जोड़ी उसमें पाई जाती है। इस क्वेश्चन में इतना था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विटामिन को थाइमीन नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सी विटामिन है जिसे थाइमीन के नाम से जाना जाता है। तो थाइमीन के नाम से जाने जाने वाली विटामिन है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है तो आपकी थाइमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर विटामिन B2 की बात करूं तो इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन के नाम से कौन सी विटामिन जानी जाती है तो B2 जानी जाती है। वहीं सी की बात करता हूं तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आपकी B2 सी जो विटामिन है वो आपकी जानी जाती है। ठीक है, तो किसके नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से कौन सी विटामिन जानी जाती है तो विटामिन सी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और वहीं अगर ए की बात करूं तो ए को आप रेटिनॉल के नाम से जानते हो। ठीक है, रेटिनॉल कौन सी विटामिन होती है आपकी, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन बी को आप थाइमीन कहते हो, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हो, वहीं सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो, वहीं ए को रेटिनॉल कहते हो। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का भाग पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है। जो आपका पंजाब हिमालय है वो किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है, आपको पता है कि एक सतत श्रेणी आपकी हिमालय की फैली हुई है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक नदी, अगर यहां से ये वाली नदी की बात करूं तो ये आपकी सिंधु नदी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी नदी जो होगी आपकी वो आपकी सतलज नदी हो जाएगी। कौन सी, सतलज नदी। ठीक है, उसके बाद एक और अगर मैं नदी निकालूं, ठीक है, एक और नदी निकालूं तो यहां पर आपकी काली नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी, काली नदी। और अगर मैं यहां पर एक नदी ऐसे करके निकाल दूं तो ये आपकी तीस्ता नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तीस्ता। और ये वाली नदी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी दिहांग। कौन सी, दिहांग। ठीक है, अगर मैं इन बीच के क्षेत्रों की बात करता हूं तो जो सबसे सिंधु और सतलज के बीच में जो पड़ता है उसको आप पंजाब हिमालय के नाम से जानते हो। क्या कहते हो, पंजाब हिमालय। वहीं अगर सतलज और काली के मध्य की बात करता हूं तो इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय। और वहीं मैं काली और तीस्ता के मध्य की बात करता हूं तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वहीं तीस्ता और दिहांग की बात करता हूं तो इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा हो जाएगा तो आपका पंजाब हिमालय। वहीं इसके अगर बात करूं तो कौन सा हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के मध्य। ठीक है, वहीं काली और तीस्ता के मध्य आपका कौन सा हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा। और वहीं आपका तीस्ता और दिहांग के मध्य हो जाएगा आपका असम हिमालय। ठीक है, इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल आपको बताना है। ठीक है, तो खरीफ की फसल आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सी हो जाएगी तो कपास खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, धान खरीफ की है, लेकिन गेहूं किसकी है तो गेहूं आपकी रबी की फसल है। ठीक है, तो इसमें 4 छोड़ दीजिएगा, बाकी 1 2 3 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है। तो कपास है, मूंगफली है, धान है। वहीं अगर रबी की और फसलों की बात करता हूं, ठीक है, रबी की और फसलों की बात करता हूं तो आपका जौ है, और आपका सरसों है। ठीक है, तो सरसों और आपका जौ किसकी फसल है आपकी तो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है, मतलब है, क्या पूछ रहा है तो है तो कितना, क्या आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 6। अगर पूछता कि कितने थे तो हो जाते 7, लेकिन अब है कितने, 6। ठीक है, आइए बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की।
अगर मौलिक अधिकारों की बात करता हूं, मौलिक अधिकारों की बात करता हूं, तो मौलिक अधिकारों को जगह भारतीय संविधान के भाग 3 में दी गई है। किसमें दी गई है? भाग 3 में। अगर मैं इनके अनुच्छेदों की बात करता हूं, तो अनुच्छेदों को इसमें जगह मिली है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को जगह मिली हुई है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों की संकल्पना की बात करता हूं, तो ये ग्रहित है, आपकी संकल्पना जो ग्रहित है वो आपकी यूएसए से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है वो यूएसए से ग्रहित है। ठीक है, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूं, तो आपका जो सबसे पहला अधिकार आता है वो आता है आपका समता का अधिकार। क्या आता है? समता का अधिकार। ठीक है, अगर मैं समता के अधिकार की बात करता हूं, तो वो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक चला जाता है। 14 से लेकर के 18 तक यह अनुच्छेद चला जाता है। अगर मैं दूसरा बात करूं, तो दूसरा होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता हूं, तो यह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जाता है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जाता है। वहीं तीसरे की बात करता हूं, तो यह हो जाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता हूं, तो इसका जो अनुच्छेद होता है वो आपका 23 और आपका कौन सा हो जाएगा? तो 24 होने वाला है। वही अगर मैं चौथे की बात करता हूं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको चौथा अधिकार, मौलिक अधिकार देता है। तो क्या? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अगर मैं अनुच्छेदों की बात करता हूं, तो आपके 25, 26, 27 और आपके 28 ये किससे संबंधित हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता से। वहीं मैं पांचवें की बात करता हूं, तो पांचवा है आपका शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक और आपका सांस्कृतिक अधिकार, ये आपका जो अनुच्छेद है भाग 3 का, वो आपका 29 और 30 आपको शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता देता है। मौलिक अधिकार है ये। अगर छठवें की बात करूं, तो ये देता है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देने वाला जो आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 32। कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, वही मैं अगर सातवें की बात करता हूं कि मूल संविधान में तो आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आपके 7वें को हटा दिया गया। जो 7वां था वो आपका संपत्ति का अधिकार था। क्या था? आपका संपत्ति का अधिकार था। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये अनुच्छेद किसमें था? तो ये आपका 19(1)(f) में था और आपका अनुच्छेद 31 में था। किसमें? 31 में। ठीक है, इन दोनों को यहां से हटा दिया गया, इन दोनों को यहां से हटा दिया गया और संविधान में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कहां पर डाल दिया गया? तो इससे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? तो आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। कौन सा भाग था? तो भाग था आपको 12। अगर आपको यह पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, तो 7 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों की पूरी लिस्ट है। आशा करता हूं कि आप नोट डाउन जरूर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का वर्णन है? तो भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद होने वाला है आपका अनुच्छेद 266A। 266A आपकी भारत संचित निधि का वर्णन करता है। भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें भारत के जो आय है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से जो आय है उसको उसमें रखा जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर 266(2) की बात करता हूं, तो ये आपकी लोक लेखा निधि है। कौन है? लोक लेखा निधि है। इसको क्या कहते हैं? लोक लेखा निधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों के पैसे धरोहर के रूप में सरकार के पास रखे जाते हैं।
ठीक है। तो जैसे आपका प्रोविडेंट फंड जो होता है, पीएफ जो होता है सरकारी कर्मचारियों का, वो किस निधि में रखा जाता है? तो लोक लेखा निधि में रखा जाता है। वहीं मैं 267 की बात करता हूं तो इसमें आकस्मिकता निधि की बात की गई है। किसकी? आकस्मिकता निधि की बात की गई है। ठीक है, आकस्मिकता निधि की बात 267 करता है। ठीक है, आकस्मिकता निधि की बात करता हूं तो ये आपका राष्ट्रपति के अधीन है। किसके अधीन है? तो ये राष्ट्रपति के अधीन है। और इसमें वर्तमान में कितनी राशि रखी जाती है? तो आपकी 30,000 करोड़ रुपए इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो 30,000 करोड़ इसमें रखे जाते हैं। और ये आते कहां से हैं? तो ये आपका आते हैं संचित निधि से। कहां से आते हैं? तो संचित निधि से इन पैसों को इसमें रखा जाता है, जो बाद में चल करके राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपातकाल में या कोई जरूरी अगर आकस्मिक अचानक से कोई जरूरत पड़ी तो आप 30,000 करोड़ में से यूज कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं संचित निधि की बात करता हूं तो संचित निधि आपकी संसद के अधीन रखी जाती है। किसके? संसद के अधीन रखी जाती है। अगर इसमें से अगर पैसा निकालना है तो एक विधेयक का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हो आप विनियोग विधेयक। क्या कहते हो? विनियोग विधेयक। ठीक है, तो विनियोग विधेयक के माध्यम से इसमें से पैसा निकाला जाता है और ये संसद के अधीन होती है। वहीं अगर अनुच्छेद 249 की बात करूं तो ये राज्यसभा को शक्ति देता है, राज्यसभा को शक्ति देता है कि अपने यहां पर 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के कानून पर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या क्या कानून में राज्यसभा को क्या शक्ति मिलती है 249 में? वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, और यह कानून कितने समय तक रहेगा? तो 1 वर्ष तक यह कानून रहने वाला है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप क्या कीजिएगा? एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सेमांग जनजाति किस देश में पाई जाती है? जो सेमांग जनजाति है वो आपकी किस में पाई जाती है? आपकी मलेशिया में पाई जाती है। वहीं में अगर न्यूजीलैंड की जनजाति की बात करूं तो इसका नाम हो जाता है आपका माओरी। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, जापान की बात करूं तो आइनू आइनू जनजाति आपकी जापान में पाई जाती है। वहीं ब्राजील की बात करूं तो आपकी बोरो जनजाति आपकी ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियां थी देशों से संबंधित। सेमांग जनजाति मलेशिया में, न्यूजीलैंड में आपकी माओरी, वहीं जापान में आपकी आइनू जनजाति और ब्राजील में आपकी बोरो जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि में अंतर होता है? दिन रात की अवधि में अंतर किस घटना के कारण होता है? तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है अपना सी वाला, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। ठीक है, अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना झुकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री अपना पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या है? अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा होती है और ये आपकी कर्क रेखा होती है और ये आपकी मकर रेखा होने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इसके जब पृथ्वी का घूर्णन होता है इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है, तो दिन रात होते हैं, इसके कारण क्या होने वाला है? दिन रात होने वाला है। वही पृथ्वी के परिभ्रमण की बात करूं तो इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन आपका परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, इसको परिभ्रमण कहते हैं और इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो आपके ग्रीष्म काल, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु इत्यादि जो आती हैं वो सभी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होती है। वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुका होने के कारण दिन रात की अवधि में अंतर आता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस क्रांति का जनक माना जाता है? किस क्रांति का जनक माना जाता है भाई?
तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका बी, यानी कि श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वहीं मैं हरित क्रांति की बात करता हूं तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। वहीं पीली क्रांति की अगर भारत में जनक की बात करूं तो सैम पित्रोदा, क्या नाम था इनका, सैम पित्रोदा, जो थे आपके भारत में पीली क्रांति के जनक थे। पीली क्रांति आपकी दलहन से संबंधित थी, किससे, दलहन से संबंधित थी, यानी कि दलहन उत्पादन से संबंधित थी आपकी पीली क्रांति। वहीं आपकी नीली क्रांति की बात करूं तो इसमें आपके हीरा लाल चौधरी, हीरा लाल चौधरी, ठीक है, ये कौन थे आपके, तो पीली क्रांति के, नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो आपका किससे संबंधित है, वो आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से आपकी श्वेत क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति के जनक आपको सैम पित्रोदा मिलने वाले हैं और इनका ये दलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का के जनक है हीरा लाल चौधरी और ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति सुमेलित नहीं है, तो कौन सी समिति सुमेलित नहीं आपको बताना है। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ये सही है। सुंदर राजन समिति खनिज क्षेत्र से संबंधित है, ये भी सही है। वही शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन राजा जो चिलैया समिति है वो बैंकिंग सेवा से नहीं, किससे संबंधित है, तो ये कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, कर सुधार से संबंधित थी आपकी राजा चिलैया समिति। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो क्या होती है, तो चांदी की जो ऊष्मीय चालकता होती है वो तांबे से कैसी होती है, तो आपको अधिक मिलने वाली है। यानी कि जो एजी की जो चालकता है वो सीयू से कैसी होती है, यानी कि सीयू से कैसी होती है, आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ज्यादा होने वाली है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो होती है वो आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो आपको रक्त का आपका 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। अगर मैं वहीं 6.6 की बात करूं तो ये आपका दूध की पीएच वैल्यू होती है, किसकी, दूध की। वहीं अगर 7 की बात करूं तो ये उदासीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, उदासीन होता है। वहीं 1.5 to 1 की बात करूं तो ये आपका जठर रस का पीएच मान होता है। ठीक है, किसका, जठर रस का। और ये जठर रस कहां पाया जाता है, तो आपका ये आपका आमाशय में पाया जाने वाला एक रस है। ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है 1.5 to 1 होता है, आमाशय में पाया जाता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7.4 रक्त की पीएच वैल्यू है, 6.6 दूध की पीएच वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा, तो हाइड्रोजन के अलावा जो पाया जाने वाला तत्व है वो हीलियम है। आपको पता है कि जो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो किस सिद्धांत के कारण हो रहा है, तो नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जहां नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जहां दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं या हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, तो वो हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है नंबर 1, यानी कि हीलियम। नाइट्रोजन की बात करूं तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये एक ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये,
ग्रीन हाउस गैस है, और ये आग बुझाने में भी काम आती है। ठीक है, तो आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ऑक्सीजन अगर तत्व की बात करूं तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, इतनी इस बात क्वेश्चन में बातें थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो डूरंड कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित होने वाला है। ठीक है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप है? आपका डूरंड कप है। ठीक है, लॉन टेनिस से अगर खेल की बात करूं तो आपका डेविस कप, जो डेविस कप होता है वो आपका किससे संबंधित होने वाला है? तो लॉन टेनिस से। ठीक है, वहीं अगर क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट से बहुत सारे जो आपके कह सकते हो कप हैं जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है आपका रणजी ट्रॉफी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपका ये भी आपका क्रिकेट से है। ठीक है, दूसरा आता है आपका विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी। तीसरा आता है आपका सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी। ठीक है, और आता है आपका ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी। और भी सारी हैं लेकिन चार ही आपको भी याद रखना है। तो रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं। वहीं मैं बैडमिंटन की बात करूं तो सबसे फेमस कप है इसका उबेर कप। उबेर कप किससे संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से बीजक के संकलनकर्ता कौन है? ठीक है, तो बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कबीरदास। ठीक है, जो बीजक का संकलन किया है आपको पता है कि वो साखी शब्द रमैनी के रूप में आपको मिलता है। साखी शब्द रमैनी के रूप में बीजक का संकलन किया गया है। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी की बात करूं तो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अबुल फजल की बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा का आयने अकबरी कौन सा पार्ट है? तीसरा वाला। अकबरनामा में एक पार्ट है जिसका नाम है आयने अकबरी, आयने अकबरी। ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो आपके अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, जयदेव की फेमस पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपकी जयदेव के द्वारा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल से होने वाला है। कथकली के साथ साथ आपका मोहिनी जो अट्टम है वो भी आपका इससे संबंधित है, केरल से। उड़ीसी की बात करूं तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से बात करूं, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो ये आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित होने वाला है। और वहीं तमिलनाडु की बात करूं तो इससे एक बड़ी फेमस आपका नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, जिसको कहते हो भरतनाट्यम। ठीक है, तो भरतनाट्यम किससे संबंधित है? आपका तमिलनाडु से। ठीक है, शायद क्वेश्चन ये एक और है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, वहीं 4 फरवरी की बात करूं तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को। 10 फरवरी की बात करता हूं तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। क्या? दलहन दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर 13 फरवरी की बात करूं, ठीक है, 13 फरवरी की बात करूं तो 13 फरवरी को, यानी कि आपका 13 नहीं है ये ना, इसको करना 14 फरवरी। क्या करना? 14 फरवरी। और ये आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 फरवरी को। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो। ठीक है, अगर पसंद आ रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसके जरूरतमंद हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।